पे आपको जीडीसी सस्ता मिल रहा है, आपका पीपीए सस्ता मिल रहा है, उसका ट्रस्ट आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो भी नया बंदा आया है स्टॉक मार्केट में, उसने देखा है कि 50% रेट तमाम शेयर्स के बढ़े हुए हैं, तो वो कभी भी अपना सारा पैसा, अगर इन्वेस्टर है तो कभी भी अपना सारा पैसा इन नहीं करेगा। जिस जनरेशन को आप टारगेट कर रहे हैं वो तो क्रिप्टो को देखकर आ रही है, वो तो एड्रेनलिन को देखकर आ रही है, वो थोड़ी 25 साल का इंतजार करेगी। वो तो उसको अगर पैसा बन रहा है 2 साल में तो वो बनाएगी। तो क्रिप्टो के अंदर तो स्टॉक मार्केट ज्यादा क्रैश होते हैं, हमने भी देखा है, इन सब ने देखा है क्रिप्टो किस तरह से क्रैश होती है और सबका पैसा जो है वो लूज हो जाता है, सब पैसा लूज कर देते हैं अपना। सो एज फार एज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने जो जो चीज़ें खरीदी हैं उनको होल्ड करनी चाहिए। इवन अगर कोई ट्रेडर भी है और एट द मोमेंट अगर उसने कुछ खरीदा हुआ है तो फॉर सम टाइम एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड करना चाहिए कि रेट्स वापस आ जाएं। अब कौन से वो सेक्टर्स या पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो जस्टिफाई करती हैं अपनी अर्निंग्स को, या अपनी अर्निंग्स उनकी ज्यादा है लेकिन उनका शेयर प्राइस कम है और यहाँ से वो एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का जो डिसीजन है, जो उनकी रैशनैलिटी है, वो काफ़ी बेहतर होगी उन इन्वेस्टर से जो नए मार्केट में भी एंटर किए हैं। ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने माल सेल कर दिया है पैनिक के अंदर आके, तो उनको बाइंग करने का मौका नहीं देगी मार्केट। अस्सलाम वालेकुम, पीएसएक्स हफ्तानामा के एक नए एपिसोड में आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। मार्केट ने लोगों को परेशान कर दिया है, लोग फंस चुके हैं। पिछले हफ्ते भी हम यही बात कर रहे थे और आई थिंक इसी हफ्ते में भी इसी बात को लेकर चलना पड़ेगा। शो में ज्वाइन करें साद एंड मुइस, समझेंगे कि आप मार्केट सेटल हो गई है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, एक वॉर का फ्रंट भी नजर आ रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग भी कोई इतनी खास नहीं आई, टेंशन भी बहुत हैं, जो हमारी जियो पोलिटिकल टेंशन है। तो मार्केट जो है किस तरह बिहेव करेगी, बहुत ज्यादा र्यूमर्स जो है वो भी हमें इस हफ्ते सुनने को मिली है रिगार्डिंग ब्रोकर्स, और कुछ नोटिस भी स्टार्ट हुए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्केट आगे चल के किस तरह परफॉर्म करती है। मुइस, इस हफ्ते की मार्केट पे थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिएगा। बहुत सारे रीजंस हैं जिन पे आपको आई थिंक रोशनी डालनी पड़ेगी। अर्निंग्स को लेके जो मार्केट गिरी है उस पर ब्रोकर्स के ऊपर एक इल्जाम लगा है कि ब्रोकर्स ने मैनिपुलेट किया है, मार्केट को गिराया है। एसईसीपी ने उसका नोटिस लिया, उसके बाद जंग का एक फ्रंट नजर आ गया। तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो क्या आपको लगता है मार्केट सेटल हो गई है, जो चीजें मार्केट ने अब्सॉर्ब करनी थी कर ली है, या अभी भी मार्केट में पैनिक की सिचुएशन बरकरार है? देखिए, बहुत सारे रीजंस रहे हैं मार्केट गिरने के। पब्लिक ने ही बहुत सारा पैनिक आया पब्लिक का। सबसे पहले तो जब मार्केट थोड़ी सी गिरना शुरू होती है और फिर चारों तरफ नेगेटिव न्यूज होती है, तो फिर आपको पता है उधार में भी स्टॉक मार्केट में काम होता है और बहुत सारा लेवरेज चले गया था। तो लोगों की सेलिंग, मतलब मार्जिन बहुत सारा आउट होते हैं और लोग या ब्रोकर जो है बहुत सारा माल सेल करते हैं। और आपने पिछले कई 3-4 दिन में देखा था, बल्कि पूरे हफ्ते में देखा था कि इंडिविजुअल से सेलिंग की है अच्छी खासी और ब्रोकर प्रोप्राइटी ने अच्छी खासी सेलिंग की है मार्केट के अंदर। और म्यूचुअल फंड का भी थोड़ा सा माल जो है वो सेल हुआ है। म्यूचुअल फंड भी बेसिकली पब्लिक का ही पैसा होता है, क्योंकि आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, और जब वही रिडेम्पशन डालते हैं तो फिर वहां से सेलिंग आती है। तो जब सबसे पहला प्रेशर था वो मार्केट के अंदर, वो था रिजल्ट्स का, क्योंकि रिजल्ट्स इतने सारे अप टू द मार्क नहीं आ रहे थे। पिछले सालों से अर्निंग्स सबकी गिरी हुई थी, डिविडेंड्स कम थे, तो इस वजह से हमने देखा कि प्रेशर आया है। इसके बाद रेकोडिक की न्यूज चली थी, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान के हालात भी सही नहीं थे, तो रेकोडिक की न्यूज की वजह से ओजीडीसी पीपीएल जो कि हैवी वेटेज है उनके अंदर प्रेशर आया। फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर हक्कू गिरा, मतलब बहुत सारे शेयर्स गिरे। एंग्लो एच के अंदर भी थोड़ा प्रेशर आया, लेकिन उसके बाद एफएससी का रिजल्ट आया जिसके अंदर एक ही दिन के अंदर 6000 पॉइंट माइनस हो गए। तो बहुत सारी वजह थी, फिर यूएस ईरान का प्रेशर। लेकिन हर चीज अगर हम देखें तो मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर एक्सेजरेशन मार्केट के अंदर हो गई, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट हो गई। इतनी एक्सपेक्ट कोई भी नहीं कर पा रहा था कि विद इन 2 वीक्स जो है 15% मार्केट गिर जाएगी। 1,91,000 का हाई और 1,62,900 के करीब का लो, तकरीबन 15% के करीब का डाउनफॉल हमने देखा मार्केट के अंदर। इतना बड़ा डाउनफॉल आई डोंट थिंक मैंने देखा हो रिसेंट पास्ट के अंदर। जब से 2023 से 2022 से जो प्रॉपर रैली चली है मार्केट की, जब 40,000 इंडेक्स से, तो वहां से मैंने तो इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं देखा मार्केट के अंदर। और ये तो सिर्फ इंडेक्स की बात है, अगर हम सिर्फ स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे स्क्रिप्ट 40%, 50% तक गिर चुके हैं। और जो बहुत सारे हैं वो 30-35% भी, मतलब 30 से कम कोई भी ऐसा इंडेक्स नहीं, ऐसा स्क्रिप्ट आपको नहीं दिख रहा हो कम गिरा हो। तो अच्छी खासी सेलिंग मार्केट में विटनेस हुई है विद कम वॉल्यूम। और रमजान का जो स्टार्ट हुआ है पहले ही दिन अगर हम देखें, जिस दिन हमने वीडियो बनाई थी, तो उस दिन से मार्केट कंटिन्यूसली जो है माइनस साइड पे जा रही है। कल का एक दिन था जो हमारा, जिसके अंदर लोगों को उम्मीद मिली कि मार्केट अब जो है वो सेटल होने की तरफ है, लेकिन फिर रात को जो अनएक्सपेक्टेड वाली सिचुएशन थी, कब से बात चली थी कि यूएस ईरान का मसला होगा, लेकिन कल हमने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला हो गया। खैर, ये नॉर्मल है, बॉर्डर पे टेंशन होती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो बढ़ गया, तो इस वजह से हमने देखा कि आज प्रेशर था। लेकिन अच्छी बात ये रही है कि मार्केट ने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया है अपने अंदर। और आज के जो रिजल्ट है, इवन जो कल के रिजल्ट थे मेरे सामने, वो थोड़े से बेहतर हैं हैवी वेटेज के। एंग्लो एच का रिजल्ट आया है वो थोड़ा बेहतर आया है, वाफी का रिजल्ट आया वो थोड़ा बेहतर आया है। तो रिजल्ट्स थोड़े से बेहतर अब आना शुरू हो गए। मुझे लगता है अब यहाँ से जो है मार्केट नई तेजी की तरफ जा सकती है। तो मार्केट के अंदर मेरे ख्याल से घबराने वाली अब कोई सिचुएशन बाकी नहीं है। स्लो एक्यूमुलेट करते रहे। ऑब्वियसली आप लोगों का शेयर होंगे, कोई भी इस वक्त कैश पर नहीं बैठा होगा, और अगर कोई कैश पर होगा तो वो आई थिंक कैश इज किंग, तो वो भी किंग बन के बैठा होगा, और वो अब जो है वो नीचे रेट्स पर
स्लो एक्यूमुलेट कर सकता है, बाय कर सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है। अच्छा मुइज, आपने बात की, मैं वो बात साथ की तरफ लेके जाना चाहूंगा। साथ मुइज ने बोला कि 15% मार्केट करेक्ट हो गई, लेकिन जब हमारा बुल मार्केट का कहते हैं कि एक सेंटिमेंट चल रहा होता है, तो उसमें 15% करेक्शन, 13% करेक्शन, 13 to 15% करेक्शन नॉर्मल होती है कि आप एक चीज इतनी बढ़ जाए। हम अगर करेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये भी तो बात करेंगे कि मार्केट बढ़ कितनी गई, तो उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज कोई इतनी बड़ी करेक्शन नजर नहीं आती और कहते हैं कि ये बड़ी नॉर्मल होती है। क्या आपको लगता है इन्हीं फैक्टर्स ने पार्ट प्ले किया है, सेंटिमेंट्स ने पार्ट प्ले किया है, या ये ऑलरेडी एक ड्यू लॉन्ग प्रोसेस था जो मार्केट ने ले लिया है? जी, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक तो सेंटिमेंट ने काफ़ी हद तक प्ले किया है, क्योंकि जितने भी मैक्रोस थे और जितनी भी चीज़ें थी वो सब इंटैक्ट थी। अगर हम देखें कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेके आ रही थी, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई। हमारे पिछले महीने भी, इस महीने भी जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो भी इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कम होती जा रही है। और साथ में अभी तो IMF जी जैसे पाकिस्तान में आई है, उन्होंने भी कहा है कि मज़ीद कोई एनर्जी टैरिफ्स नहीं लगेंगे, तो एक्सपोर्टर्स के लिए और आसानी हुई है और IT की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं। तो मैक्रोस पे हमारे नंबर्स, हमारे रिजर्व, सारी चीजें इंटैक्ट हैं, लेकिन एक सेंटिमेंट ऐसा प्रिवेल किया हुआ है और सेंटिमेंट मेरा ख्याल है टू सम एक्सटेंट वैलिड भी था। जब से हम देखें US ईरान की टेंशन से लेके उसके बाद ऑयल प्राइस की हाइक हो गई, रेपो डेक का मामला उससे पहले हुआ, तो वो सेंटिमेंट ऐसा था कि वो प्रिवेल करता रहा काफी अरसे, जिसकी वजह से हमने सेलिंग काफी ज्यादा देखी। लेकिन अगर हम देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है पाकिस्तान में, वो भी बढ़ा है इन टाइम्स के अंदर, और जो हमारे टोटल स्टॉक मार्केट में अकाउंट है वो भी 5 लाख से ज्यादा हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है न्यू इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, और ये है कि आगे तो एक पॉजिटिव आउटलुक किया, जैसे मोइज भाई ने भी बताया कि जो एब्जॉर्ब करना था मार्केट ने वो एब्जॉर्ब कर चुकी है और आगे एक पॉजिटिव आउटलुक देखी जा सकती है। अच्छा सर, आपने बात की मैक्रोस के नंबर्स की, मैं थोड़ा सा उस बात को आगे लेके चलूंगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप बात करते हैं मैक्रोस के नंबर की, आप बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स लिस्टेड कंपनीज में कोई इम्पैक्ट नहीं लेकर आती है। अगर मैं बात करता हूँ एयरलिंक का रिजल्ट आया, एयरलिंक का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया, बट उसका कोई एक्सपोर्ट से लेना देना नहीं, ऑल्दो इट्स अ लिस्टेड कंपनी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर। सिस्टम्स को देख लें, एवियन को देख लें, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर मूव नहीं किया। वो फ्रीलांसर्स की एक्सपोर्ट के नंबर होते हैं, लोगों को बज़ाहिर शायद नजर आता है जो रिटेल इन्वेस्टर है कि शायद वो पर्टिकुलर सेक्टर चले, लेकिन जितने भी नंबर्स हम ऑन द बिगर पिक्चर देखते हैं वो हमें स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होते हुए नजर नहीं आता। इसकी क्या वजह है? वो कंपनीज इम्पैक्ट क्यों नहीं लेती? इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसलिए होता ये है कि जितने भी, फॉर इंस्टेंस अगर कुछ सेक्टर है उसके अंदर हमने इंक्रीज देखा एक्सपोर्ट्स के अंदर, लेट्स से IT के अंदर एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज आया है, तो उसका एक सेंटिमेंट मार्केट के अंदर फिर भी आएगा, क्योंकि सेक्टर वो IT का है। इसी तरह हमने हमने लार्ज देखा स्केल नहीं मैन्युफैक्चरिंग, वो सेंटिमेंट हमने देखा नहीं ओवरऑल, अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की ही बात करते हैं। उसका जी क्या मैं रीजन वही, है कि जी जी, रिफ्लेक्ट क्यों हुई है? हमने इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो नेगेटिव सेंटिमेंट इतना ज्यादा था US ईरान टेंशंस की वजह से, ऑयल राइस की वजह से, रेकोडिक की प्रॉब्लम्स की वजह से। क्योंकि अगर आप देखें हमारे जो इंडेक्स है उसके अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स है उसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे पहले नहीं आता। उसके अंदर जो स्टॉक्स है उनको हमने ज्यादा अफेक्ट होते देखा, क्योंकि रेकोडिक का जब से इशू आया उसके बाद से हमने OGDC, PPL, इन स्टॉक्स को हमने नीचे आते देखा, और मेजर कंट्रीब्यूटर्स भी थे ये। लेकिन ये वाला जो सेक्टर है ये ऑल टुगेदर वैसे ही कंट्रीब्यूट कम करता है, और इसलिए इतना इम्पैक्ट इसका था नहीं, देखें तो। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। साथ ने बात की थी रिटेल इन्वेस्टर की, उससे एक सवाल ये है कि जब आप कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा अकाउंट खुल गए, रिटेल इन्वेस्टर आ गए, तो ऑन द फ्रंट एक पिक्चर तो नजर आती है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाने, लेकिन एक जो शुरू का परसेप्शन था कि जो लोग नए आते हैं ब्रोकर उनको मरवाता है, और ये हमने इस बार बजाहिर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि आपने एक जगह पे तो ये बोला कि आपके 25,000 अकाउंट खुल गए, 50,000 अकाउंट खुल गए, 1 लाख अकाउंट खुल गए। वही नया बंदा जो है अब मारा जा चुका है मार्केट में, क्योंकि आपका एक बड़ा क्लियर परसेप्शन ब्रोकर्स का ये किया है कि उन्होंने मार्केट को मैनिपुलेट किया, मार्केट को गिराया है, तो नया बंदा तो फंस गया है। तो आपको कैसे लगता है कि मार्केट ग्रो करेगी अंटिल आपका वही परसेप्शन आज तक बदल नहीं सका, और जो नया बंदा है वो ये सोच कर आया कि मार्केट बड़ी हेल्दी है, यहाँ पे बड़ी वैल्यूएशन मौजूद है, अर्निंग मौजूद है, लेकिन वो जो पार्टिसिपेंट आया है, ब्रोकर ने उसको मरवा दिया। वो कैसे ट्रस्ट करेगा आपकी वैल्यूएशंस पे? आपको OGDC सस्ता मिल रहा है, आपका PPL सस्ता मिल रहा है, उसका ट्रस्ट आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए, अब मार्केट की गिरने की कुछ वजह बनती हैं। अगर आपने पहले भी देखा होगा, पहले भी मार्केट चलती है, उसके बाद करेक्शन आती है। 2015 के अंदर मार्केट ना हाईएस्ट लेवल मारा था, और उसके बाद करेक्शन आई थी, 27,000 का लो दिखा था। अगर आप 54 का हाई देखते हैं और 27 देखते हैं, 50% मार्केट गिर गई थी। तब भी न्यूज थी, कोविड आया था, एनीथिंग कुछ भी होता है, न्यूज आती रहती है, सारी चीजें बनती हैं, वजह बनती है हर चीज। लेकिन मार्केट के अंदर जो करेक्शन होती है वो ड्यू होती है लाजमी, क्योंकि देखिए नया इन्वेस्टर आया है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने, जो नए इन्वेस्टर आए हैं, आपने कहा कि दिसंबर के अंदर 20,000 अकाउंट खुले, 25,000 अकाउंट खुले जनवरी के अंदर, तो अगर अकाउंट्स खुले हैं तो सबने सारा पैसा इन नहीं किया होगा। अगर सबने सारा पैसा इन भी कर दिया, तो अगर इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर आया, तो उसको पता है कि उसको वेट करना है। अगर वो इन्वेस्टर है, उसको सारी चीजें पता है, सारी अपनी वर्किंग करके आया, तो उसको पता है कि कहाँ वेट करना है, कहाँ बाइंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप
किसी भी नॉर्मल बंदे से पूछें, अगर जो भी नया बंदा आया है स्टॉक मार्केट में, उसने देखा है कि 50% रेट तमाम शेयर्स के बढ़े हुए हैं, तो वो कभी भी अपना सारा पैसा, अगर इन्वेस्टर है तो कभी भी अपना सारा पैसा एंड नहीं करेगा। मेरे पास अभी भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कल की मार्केट के अंदर बाइंग कर रहे थे, आज इवन बाइंग की है, परसों बाइंग की है, तो स्टिल लोगों के पास पैसा है और लोग बाय कर रहे हैं। ट्रस्ट की जहां तक बात है, वो जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और जो शॉर्ट टेम्पर के लोग होते हैं, जिनको बस पैसा डालना है और पैसा निकालना है, मतलब आज डाला कल डबल करके निकाला है, 10% 15% रिटर्न विद इन अ डे और 2 डे, जिनको बनाना, तो वो लोग फिर जो है वो ट्रस्ट लूज कर जाते हैं मार्केट के अंदर। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमाना है तो ये इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, आपको लंबे टाइम पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा पाकिस्तानी कंपनी के ऊपर। पाकिस्तानी जो इदारे हैं, एससीसीबी, अगर आप बोलते हैं ब्रोकरेज ने मार्केट गिराई, तो एससीसीबी ने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, न्यूज में भी चला, अब एक्शन भी लेगी, सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी एससीसीबी की तरफ से। तो मार्केट के अंदर आई डोंट थिंक ट्रस्ट लूज करने की बात है। जस्ट आपका, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, तो आपने अकाउंट खुलवाना है। अगर आप ऑलरेडी खुलवा चुके हैं तो आपने स्लो स्लो इन्वेस्टमेंट करनी है, मंथली एसआईपी करनी है। अगर आपको लॉन्ग टर्म की विजन है आपका, अगर आपको जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, तो ऑब्वियसली आप ही वो लोग होंगे जो मायूस होकर जाएंगे मार्केट से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कहीं से भी पैसा बनता नहीं है। अच्छा मुझे आपने जो जितनी भी बात की वो सारी लॉन्ग टर्म की बात की है। आप एक चीज यहाँ पे मिस करते हैं, मैं थोड़ी सी ऐड ऑन करता हूँ कि आप जब ये बात करते हैं कि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में बनता है, अगर मुझे वही पैसा जो 10 साल मैंने रख के सिप करके बनाना है, वो आपकी जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट है वो मुझे 6 महीने में या 1 साल में बना के दे रही है, व्हाई वुड आई वेट फॉर 10 इयर्स? आप तो ये कहते हैं ना कि जिस जनरेशन को आप टारगेट कर रहे हैं वो तो क्रिप्टो को देखकर आ रही है, वो तो एड्रेनलिन को देखकर आ रही है, वो थोड़ी 25 साल का इंतजार करेगी। वो तो उसको अगर पैसा बन रहा है 2 साल में तो वो बनाएगी। तो वो वही वाली ऑडियंस है। आप उस ऑडियंस को, आप एक 20-25 साल के बच्चे को कह रहे हैं कि वो 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करे, जबकि उसका मिजाज नहीं है। वो वही मिजाज का बच्चा है जो ट्रेड करने के लिए आया था, जो मार्केट की तेजी देखकर आया था, जो मार्केट के हाई, ऑल टाइम हाई, इंडेक्स, अर्निंग, ये सब सुनकर आया था। उस बच्चे को आपने फंसाया। आपने बात की एससीसीबी नोटिस से, बिल्कुल हमने देखा, नोटिस किया, लेकिन जो परसेप्शन टूटा है नए बंदे का, उसको कैसे डिफाइन किया जाएगा? क्योंकि नोटिस तो हमने इन द पास्ट भी देखे हैं, एबनॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम का भी देखा है, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई चीज मटेरियलाइज होते हुए दिखते नहीं है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं ना शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की, तो अगर वो क्रिप्टो को देख के आए, तो क्रिप्टो के अंदर तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा क्रैश होते हैं। हमने भी देखा है, सब ने देखा है क्रिप्टो किस तरह से क्रैश होती है और सबका पैसा जो है वो लूज हो जाता है, सब पैसा लूज कर देते हैं अपना। तो ये, अगर आपको जल्दी पैसा बनाना है और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना का जो गेम है, उसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क टेक करेंगे आप ज्यादा, तो फिर ऑब्वियसली आपका पैसा ज्यादा बनेगा। अगर आपको स्लो ग्रोथ चाहिए, आप चाहते हैं भाई आपका पोर्टफोलियो जो है वो हर महीने 2% 3% से इंक्रीज करे, तो फिर लॉन्ग टर्म गेम है ये सारी। अगर आप चाहते हैं कि भाई 10% गिरे तो 20% बढ़े भी, या 20% गिरे, इस तरह से चलता रहे, आपको मजा आए, एड्रेनलिन हो, तो फिर ऑब्वियसली मार्केट ने इसी तरह से क्या, इतनी ज्यादा बढ़ी, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई। इतनी ज्यादा गिरावट नहीं है, स्टिल थोड़ी सी गिरावट आई है। क्रिप्टो तो 50-50 60% क्रैश कर जाता है। अभी देखें आप, $1,20,000 का हाई था, उसके बाद अभी कहाँ पर ट्रेड करा है, 60,000 पर। तो ये मार्केट के अंदर जो भी तेजी में या जो भी शॉर्ट टर्म के लिए आता है, तो उनके साथ ऐसा होता है, और ये मार्केट हमेशा करेगी, पहले भी करती आई है, अभी भी करेगी। आप अगर लॉन्ग टर्म की गेम पकड़ के चलेंगे तो आपका लाजमी पैसा बनना ही है स्टॉक मार्केट से। बिल्कुल। ये साथ में आपकी तरफ आता हूँ, हमारे पास IMF पाकिस्तान आ गया है और हमारे पास एक जंग का महाज भी खुला हुआ नजर आ रहा है। किस तरह के सिचुएशन आप आगे देखते हैं इन द कमिंग वीक? अब जो लोग हैं उनको एक तो आप गाइड क्या करेंगे? पैसा उन्होंने लगा दिया है, आई एम प्रीटी श्योर, हमने जब लास्ट शो भी किया था तो बहुत सारे लोग वही हैं जो पैसा लगा के वेट कर रहे हैं और उनके पास अब वो कैश नहीं है कि वो नीचे, मुझे भी पता होगा कि OGDC मुझे सस्ता मिला, बट मेरे पास पैसे नहीं है रिच आउट करने के। कितना टाइम लग सकता है मेरा वो रेट वापस आने के लिए? मैं तो फंस गया हूँ। एंड मेरे लिए क्या स्ट्रेटजी होगी? नए बंदे को तो आप बोल सकते हैं कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालता रहे, जिसके पास कैश है, जो सिप कर रहा है, मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है। जो फंसा हुआ बंदा है उसको आप क्या गाइड करेंगे? और आगे कमिंग मार्केट किस तरह एंटिसिपेट करती है? क्या फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट में आप देखते हैं कि IMF के बाद क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि रिजल्ट सीजन तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ऐसी है। देखिए जी, जैसे मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, देखें IMF का जिस तरह पाकिस्तान में विजिट हुआ, और सबसे पहले एक चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की है कि कोई एनर्जी टैरिफ्स नहीं लगेंगे, कोई भी एनर्जी टैरिफ्स नहीं होंगे, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। ऑलरेडी इकोनॉमी एक मजीद स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रही है, और ऑलरेडी जितनी नेगेटिव चीज़ें थी उसको मार्केट काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर चुकी हुई है। और जहाँ तक एज फार एज US ईरान की टेंशंस भी, उनको भी किसी एंड पे तो अभी आना है, क्लोजिंग की तरफ तो आना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई भी जंग हो, इतनी लॉन्ग प्रिवेल नहीं कर सकती, और मार्केट्स भी इतनी देर तक किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं रख सकती। सो एज फार एज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने जो चीज़ें खरीदी हैं उनको होल्ड करनी चाहिए। इवन अगर कोई ट्रेडर भी है और एट द मोमेंट अगर उसने कुछ खरीदा हुआ है, तो फॉर सम टाइम एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड करना चाहिए कि रेट्स वापस आ जाएं। हाँ, जिन लोगों ने ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, अभी रिजल्ट्स भी आए हैं कंपनीज के, OGTCL का भी रिजल्ट आया है, सबने डिविडेंड्स दिए हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, कंपनीज अच्छी हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम ऑलमोस्ट आफ्टर रमजान हम एक बेहतर आउटलुक देख सकते हैं मार्केट की। जैसे कल के दिन में मार्केट ने 4200 पॉइंट्स ऑलमोस्ट गेन किए,
नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट एज वेल, जिस तरह का सेंटिमेंट मार्केट में चल रहा था, लेकिन वो भी एक गेन आया। तो इसीलिए आगे भी हम मजीद गेन्स देख सकते हैं और आफ्टर रमजान हम एक बहुत ज्यादा एक बुलिश मोमेंटम मुझे ऐसा लगता है कि देखा जा सकता है। एज फार एज जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड होल्ड देयर स्टॉक्स राइट नाउ। बेचना इज नॉट एन ऑप्शन फॉर मी। ठीक है, अच्छा मुनीस, रिजल्ट्स हमने मॉनिटर किए हैं। अब जब हम रिजल्ट्स की बात करें तो हम अर्निंग्स की बात करते हैं कि कंपनी ने कितना कमाया, ईपीएस क्या आई, अर्निंग पर शेयर उसका किस तरह रहा, उससे पे आउट कितना किया। देन हम फिर मूव करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस पे। हम जस्टिफाई करते हैं कि जो कंपनी ने कमाया क्या उसका शेयर प्राइस को जस्टिफाई करता है नहीं करता। अब हमारे सामने दोनों चीजें आ गई। हमारे सामने कुछ हाफ ईयरली रिजल्ट्स आ गए, कुछ जैसे बैंकिंग की बात करें कुछ फुल ईयर रिजल्ट आ गए। तो हमारे सामने रिजल्ट्स भी हैं, हमारे सामने करेक्टेड शेयर प्राइस भी है। अब कौन से वो सेक्टर्स या पर्टिकुलर कंपनीज हैं जो जस्टिफाई करती हैं अपनी अर्निंग्स को, या अपनी अर्निंग्स उनकी ज्यादा है लेकिन उनका शेयर प्राइस कम है और यहाँ से वो एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो आज ही रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो एंग्रो होल्डिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। एक्सपेक्टेड था कि डिविडेंड नहीं अनाउंस करेगी, लेकिन अर्निंग जो है इसकी 40 रुपए के अराउंड वो बहुत अच्छी अर्निंग आई है। अगर हम देखते हैं तो ये इजीली 300 साढ़े 300 का रेट आपको दिखा सकता है, क्योंकि एंग्रो का लोग ट्रस्ट बहुत लोग जो है ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं एंग्रो ग्रुप के ऊपर। और एंग्रो होल्डिंग यानी कि तमाम कंपनी इसको होल्ड करती है, तो इसके ऊपर वैसे ही लोग इन्वेस्ट करते हैं और अंधा भरोसा करते हैं। तो एंग्रो होल्डिंग जो है आपकी टॉप पिक होनी चाहिए। अगर आज के रिजल्ट से मैं बात करता हूँ, पहली तो ये कंपनी होगी। दूसरी जावेदान कॉर्पोरेशन, जिसका आज ही रिजल्ट आया, उसके बाद बहुत बड़ी जमीन है, पूरा नया नाजमाबाद है इसके पास। तो 4 रुपए 9 पैसे की अर्निंग आई है एक क्वार्टर की। और अगर आप पूरे साल से पूरे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 क्वार्टर से, तो 12 रुपए की अर्निंग बनती है और 120 रुपए के अराउंड 16 रुपए की अर्निंग बनती है और 160 रुपए तक का टारगेट इसका इजीली जा सकता है। और राइट नाउ क्योंकि 150, 155, 160 तक का हाई लगाया है इस कंपनी ने, लेकिन फिर मंदी के अंदर 120 का लो भी लगाया और राइट नाउ 130 रुपए 131 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ये आपकी सेकंड पिक हो सकती है जिसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। फिर बीएफ बायो है, फार्मास्यूटिकल का आपको पता है, वैसे ही जो है वो मार्जिन भी थोड़े से हिल डुल कर रहे हैं और उनके प्राइसिंग पावर जब से आई तो अच्छे मार्जिन उनके बेहतर हो रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन, और उनका पी रेशियो भी ज्यादा होता है। तो बीएफ बायो आप जो है वो फार्मा सेक्टर के अंदर ले सकते हैं। इसके बाद जरिया लिमिटेड, इसका रिजल्ट बहुत शानदार आया है। 4 रुपए की अर्निंग आई है हाफ ईयरली, मतलब 8 रुपए की पूरे साल की। और अगर 8 या 9 के मल्टीपल या 10 के मल्टीपल पे भी आ जाता है तो 80 रुपए का शेयर इजीली जो है ये बन जाता है। इसके बाद अगर हम दूसरी की और शेयर की तरफ चलते हैं तो फिर इसके बाद रिफाइनरी के अंदर सिनर्जी का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 60 पैसे की अर्निंग आई है क्वार्टरली। अटक रिफाइनरी लिमिटेड, जो कि मेरा तो फेवरेट शेयर है, उसकी भी अच्छी अर्निंग आई है 33 रुपए की एक क्वार्टर की और 2.5 रुपए का डिविडेंड भी इसने अनाउंस किया है। अटक पेट्रोलियम मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार शेयर है। हाफ ईयरली अर्निंग 50 रुपए है और 20 रुपए का हाफ ईयरली के अंदर डिविडेंड, यानी कि 40 रुपए का तकरीबन पूरे साल का डिविडेंड बनता है और 100 रुपए की अर्निंग और 600 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। ओजीडीसी पीपीएल की अगर हम बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी सी अर्निंग गिरी है। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल की प्राइस की वजह से एक्सपेक्ट था कि थोड़ी अर्निंग गिर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड स्टेबल है और इतनी कोई ज्यादा अर्निंग नहीं गिरी है। उतना ही गिरी है अर्निंग जितना रेट गिरे हैं, तो कोई भी ऐसा सच मसले वाली बात नहीं है। और जो जो रिजल्ट आ रहे हैं आपने उन पर लाजमी नजर रखनी है। हम बीआईपीएल की तरफ चलते हैं, जो कि बैंक इस्लामी है। उसकी भी अर्निंग्स तो पिछले साल के मुकाबले कम हुई है, लेकिन पी रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो बहुत ही सस्ता मिल रहा है। 5.5 के 5.5 के पी रेशियो पर मिल रहा है। तो वो भी जो है वो बैंक इस्लामी के अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर बनती है, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे जैसे आपने कंपनीज बता दी, ये आपने बहुत अच्छा किया हमारे व्यूअर्स के लिए कि उन्हें एटलीस्ट एक सेक्टर का ओवरव्यू, के सेक्टर में से कौन सी पिक हो सकती है जो अभी अर्निंग्स अच्छी हैं लेकिन शेयर प्राइस उन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तो उन्हें ये अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि शेयर प्राइस अगर गिरा है तो कुछ तो उनकी अपनी कंपनीज का गिरा है, बट और कौन कौन सी उसके अगेंस्ट कंपनीज है जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जेवीडीसी की बात की, उसके ऑल टाइम हाई की भी बात की है, आपने कहा उसने एक हाई लगाया 160 रुपए का, 160 तक वो जा भी सकता है। लेट्स से जिस तरह आपने अर्निंग्स की कैलकुलेशन की वो 160 तक जाता है, एक मिसाल के तौर पर समझना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को भी समझे। तो 160 पे हमें बेचना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, अपने प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए, या आपको लगता है कि वो 160 से ऊपर जा सकता है अगर उसकी अर्निंग्स बढ़ती हैं तो? देखिए, ये कंपनी जो है ना अभी ग्रोथ के अंदर है। जो जो कंपनी के नाम लिए हैं, सिनर्जी है, ग्रोथ के अंदर है, अटक रिफाइनरी की बुक वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी कंपनीज अंडर द ग्रोथ हैं। तो ग्रोथ के अंदर ये होता है कि अर्निंग्स आपकी ऐसे ऐसे इंक्रीज करती है। जावेदान कॉर्पोरेशन की आपने मिसाल ली तो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 1 रुपए की थी, सेकंड क्वार्टर की अर्निंग आई है 4 रुपए की। तो इस तरह से ग्रो करती जाएगी, ऑब्वियसली उसका रेट बढ़ना ही है। लेकिन आप अगर क्योंकि स्विंग ट्रेडर है तो आप अपने दिमाग में जो माइंडसेट आप लेके चलेंगे कि भाई मेरा टारगेट यही है, मुझे यहाँ पर एग्जिट करना है। तो आपको अगर अभी से बनाना है टारगेट, तो 130 रुपए का शेयर है, आप समझते हैं कि आपको 20 से 22% तक का रिटर्न मिल जाएगा 160 रुपए पर। तो आप अपना टारगेट बनाएं कि मुझे 160 पर एटलीस्ट 100% नहीं तो 50% सेल करना है। उसके बाद जब तक 160 पहुंचेगा तब तक इसका जो है वो थर्ड क्वार्टर का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने वो रिजल्ट देखना है, वो रिजल्ट किस तरह का है, उसके अंदर कितनी ग्रोथ आई है, फिर उस हिसाब से आप नया टारगेट निकालेंगे। 50% शेयर बच जाएंगे उसके लिए। या फिर अगर कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो गई, यानी कि अर्निंग्स कम हो गई, तो फिर उस हिसाब से आपको नई स्ट्रेटेजी होगी। तो हर चीज की नई स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं
तो फिर आपको जस्ट ऐड करना है और वेट करना है। जहां पर आपको 30% गेन मिला वहां पे आपको 25% 30% एग्जिट करना है। बिल्कुल ठीक है। मुझे मेरा एक सवाल और है, साथ मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपसे जरा मैक्रोस की तरफ कुछ नंबर्स ये समझना चाहूंगा कि जो हमने रोल ओवर हमारे कर्जे हैं वहां पे हम किस तरह स्टार्ट करते हैं, एफडीआई किस तरह लेकिन मैं जरा मुझे आपसे एक चीज और ये समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने कुछ कंपनीज के लिए, जैसे आपने अटक रिफाइनरी की फॉर एग्जांपल बात की, आपने कहा उसकी बुक वैल्यू अच्छी है, कुछ जगहों पे आपने कंपनीज की बात की उसका मल्टीपल जो है वो सस्ता मिल रहा है, या उसका जो पीई रेशियो है वो किसी का ज्यादा है किसी का कम है। तो किस तरह बेंचमार्क आप डिटरमिन करते हैं कि किस कंपनी की आपने बुक वैल्यू के हिसाब से उसकी कंपनी का शेयर प्राइस कैलकुलेट करने के इट्स जस्टिफाइड या इट्स डिस्काउंटेड शेयर प्राइस, या किसी का मल्टीपल सस्ता है? तो ये बेंचमार्क भी थोड़ा सा समझा दें। देखिए वैसे तो मल्टीपल ही आपने देखना होता है, मल्टीपल देख के ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बहुत कम कंपनी ऐसी होती हैं जिनकी बुक वैल्यू ज्यादा होती है और प्राइस इस वक्त कम होता है। अब इसकी वजह ये होती है कि उस वक्त जो है मार्केट के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी नहीं दे रही होती, यानी कि अर्निंग इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन बुक वैल्यू का मकसद ये होता है कंपनी अगर कोई भी परचेज करता है, जैसे कि रिसेंटली हम देख रहे थे, बात चल रही थी कि अटक ग्रुप जो है वो सेल हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली जो फौजी ग्रुप है वो परचेज कर रहा है। तो अटक ग्रुप के अंदर अगर अटक अपनी सारी कंपनी सेल करता है, जैसे कि अटक सीमेंट आपने सेल हुई है, तो आपने देखा 150 रुपए का रेट हुआ करता था, 200 का हुआ करता था, उसको 300 350 तो लेके गया। क्यों? क्योंकि उसकी बुक वैल्यू अच्छी थी। तो इसी तरह से अगर अटक रिफाइनरी भी सेलिंग की तरफ जाता है और फेरॉन ग्रुप जो एग्जिट करता है पाकिस्तान से, तो 1400 रुपए की उसकी बुक वैल्यू है और अब साल एंड होगा ये जो, तो इसके अंदर इसकी बुक वैल्यू जो है वो 1700 तक चली जाएगी। तो अगर 700 रुपए आपको शेयर मिल रहा है इस वक्त और उसकी वैल्यूएशन ही 1700 रुपए है, कंपनी के पास 800 रुपए पर शेयर कैश रखा हुआ है, तो इसलिए भी आप इन्वेस्ट करते हैं। तो जो भी बुक वैल्यू के अंदर बुक वैल्यू देख के इन्वेस्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेम होती है और पीई इज अ शॉर्ट टर्म गेम। क्योंकि अगर आपको पता है कि मार्केट अगर आपको करेक्ट कर चुकी है, अब यहाँ से ऊपर चलेगी, तो पीई के जो रेट्स होते हैं वो इजीली आ जाएंगे, 9 का मल्टीपल 10 का मल्टीपल मार्केट के अंदर इजीली आ जाएगा सेक्टर वाइज। फेयर इनफ। साथ जरा बताइएगा जो हमने रोल ओवर कर्जा, अब हमारे वो सिचुएशन भी आ गई जहाँ पे हमें आईएमएफ भी है हमारे साथ, हमारे पास कर्जे भी हैं, हमारी किस्तें भी हैं, देन हमारा पैसा आना भी है और जाना भी है। तो वहां पे हम किस तरह स्टार्ट करते हैं और कमिंग वीक में किस तरह का आप आउटलुक दिखता है मार्केट का? जी, मार्केट का आउटलुक तो मैं, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि मैं पॉजिटिव ही देखता हूँ, बट एज फार एज ये कुछ दिन अभी मार्केट जितना अब्जॉर्व कर चुकी हुई है, आफ्टर रमजान ही मेजर जो है ज्यादा मार्केट में पॉजिटिव आउटलुक आएगी। लेकिन ऑल टुगेदर आने वाले टाइम में पॉजिटिव मोमेंटम ही मार्केट के अंदर देख रहा हूँ। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी इंक्रीज हो चुके हैं। जो हमारे टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो समवेयर अराउंड 21.41 बिलियन के हो चुके हैं। अभी 16 मिलियन के इनके अंदर इंक्रीज आया है। साथ में जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी 5% जो है बढ़ चुकी है, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को रिलीफ प्रोवाइड किया गया है। और अभी जैसे आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने भी यही चीज़ कही है कि जितने भी एनर्जी टैरिफ्स हैं वो नहीं लगाए जाएंगे, ताकि जो एक्सपोर्टर्स हैं और जितनी भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हैं उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो मैक्रोस की तरफ से हम सेफ हैं, हमारी मैक्रोस अच्छे भी हैं और एक बेटर आउटलुक की तरफ ही हम जा रहे हैं। और आप अगर हमारे व्यूअर्स को एक आपके एंड से क्लोजिंग रिमार्क मिले, वो लोग, क्योंकि अब हमें वो लोग देख रहे हैं जो मार्केट में काम कर भी रहे हैं और वो लोग भी शायद देख रहे हैं जो मार्केट में नए जुड़े हैं। नए लोगों के लिए तो हमें स्ट्रैटेजी मिल गई कि चले नया बंदा हम उसे जीरो से बता सकता है, लेकिन बहुत सारे वो लोग हैं हमारे पास, आई थिंक मेजॉरिटी वो लोग हैं जिन्हें हम जीरो से लेके अब नहीं चल सकते। वो दे आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू इट, उन्होंने मार्केट की मंदी भी देख ली, तेजी भी देख ली, वो फंस भी चुके हैं। उनके लिए आप क्या बताएंगे? आपने ये तो बता दिया कि वो बेच नहीं सकते, आप उसके अलावा आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? आई थिंक जितने लोग मार्केट में मंदी देख चुके हैं, तेजी देख चुके हैं, उनका एक कैलकुलेट करने का जो डिसीजन है, जो उनकी रैशनैलिटी है, वो काफी बेहतर होगी उन इन्वेस्टर से जो नए मार्केट में भी एंटर किए हैं। तो आई एम वेरी श्योर जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए भी यही चीज है कि फॉर नाउ उनको मार्केट के बेटर पॉइंट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। कमिंग वीक के अंदर देखना चाहिए कि मोमेंटम कैसा है। जिस स्टॉक के अंदर, जैसे मोइज भाई ने कहा, अगर 25 to 30% का प्रॉफिट होता है, सेल कर देना चाहिए। कोई स्टॉक ऐसा है जिसमें फंस गए हैं, अच्छा स्टॉक नहीं है, ब्लू चिप नहीं है, तो उसके अंदर ब्रेक इवन हो तब भी उसको सेल कर दें। तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट में तो उसको निकालें और अच्छी कंपनीज के अंदर एंटर कर लें। जब भी आप अच्छी कंपनीज के अंदर एंटर करेंगे, मंदी चल रही हो, तेजी हो, आपको पता होगा आपने क्या डिसीजन लेना है और आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सो फॉर नाउ दे शुड होल्ड उनके स्टॉक्स। ठीक है मुइज, आपने भी बताया कि अपसाइड की तरफ तो समझ आ जाएगा कि मार्केट जब अपसाइड की तरफ जाएगी तो आई थिंक सब जीनियस होंगे, सबको पता होगा, जो हाँ इवन नए पार्टिसिपेंट भी होंगे वो समझ जाएंगे कि हमने किस तरह प्रॉफिट टेकिंग करनी। लेकिन अगर मार्केट नहीं चलती, लेट्स से, हमें दोनों सिचुएशंस को तो गेज करना ही पड़ेगा। व्हाट इफ मार्केट स्टेज स्टिल, स्टैंड स्टिल हो जाती है, मार्केट रुक जाती है, साइडवेज चली जाती है, या परफॉर्म ही नहीं करती है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसके से मार्केट प्रेशर में आ जाए, फिर क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, आई डोंट थिंक कि पैनिक आपने करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों
लोगों ने आज भी पैनिक के अंदर सेलिंग की। सुबह अगर हम देखते हैं, सुबह मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी, अगर आप स्क्रीन देखते सुबह तो आपको आइडिया होता था कितने ज्यादा जो है वो शेयर के रेट गिरे हुए हैं। कल की क्लोजिंग अटक रिफाइनरी की 790 पर आई थी, आज ओपनिंग 750 रुपए पर हुई है। मतलब बहुत ज्यादा वे टू डाउन क्लोजिंग हुई है इसकी। और इसके बाद अगर हम चलते हैं आपको की तरफ, तो उसके अंदर भी अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। निशात मिल 176 पर क्लोजिंग हुआ था अपर कैप पर, और आज 165 की ओपनिंग, 10 रुपए नीचे कल अपर कैप बन रहा था, बिल्कुल ही पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग किया और आज आप देख लें वही रेट ऊपर आ गए। 165 पर ओपन हुआ था निशात मिल और 175 के अराउंड पर क्लोज हुआ है, 173 के अराउंड पर क्लोज हुआ है। तो मार्केट रेट जो है वो रिकवरी मार्केट है, क्योंकि अब मार्केट में करेक्शन जब बहुत ज्यादा हो गई तो रिकवरी भी मार्केट के अंदर इसी तरह से तेजी में आएगी। क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक है जिन्होंने माल सेल कर दिया, ऑब्वियसली जो ट्रेडर्स हैं, जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने माल सेल कर दिया है पैनिक के अंदर आके, तो उनको बाइंग करने का मौका नहीं देगी मार्केट। क्योंकि पहले भी हमने देखा है जब मार्केट के अंदर रिकवरीज आती है तो जो ऑलरेडी बैठा हुआ होता है मार्केट के अंदर, जिसको भरोसा होता है उसी मार्केट के ऊपर, उसी शेयर के ऊपर, तो वही सिर्फ पैसा बनाता है या फिर वही उसका उसी का सिर्फ कैपिटल रिकवर होता है। बाकी जितने भी लोग होते हैं जो एग्जिट कर जाते हैं या जो सेल कर जाते हैं पैनिक के अंदर आके, तो वो लोग पैसा नहीं बनाते। तो राइट नाउ आई डोंट थिंक अगर कोई भी पैनिक आता है तो आपको शेयर सेल करने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी शेयर सेल करेगा यहाँ पर, तो उसका ऑलरेडी जो है वो 30% तक का कैपिटल आधा हो चुका हो, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे शेयर 30% तक गिर चुके हैं। तो अगर आप 30% लॉस के अंदर, और आपका अपना पैसे के शेयर लिए, आप उधार लेवरेज फ्यूचर में काम नहीं कर रहे हैं, आपने कैश पर शेयर लिए हैं, करोड़ रुपए आपने डाले थे, 70 लाख रुपए हो गए, तो आई डोंट रिकमेंड यू, और विथिन अ मंथ हुए, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप सेल करें यहाँ पर मार्केट के अंदर। आपको जस्ट स्टे काम, आपको जस्ट बैठना है चुपचाप। आप अगर मार्केट से डर लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, सेल करने का दिल कर रहा है, तो आप मार्केट ना देखें, वो ज्यादा बेहतर है। जब रिकवरी होगी, जब मार्केट न्यूज के अंदर आएगी कि अच्छे पॉइंट्स गेन कर दिए मार्केट ने, तब आपने देखना है, तब आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर आपको सेल करना है। और अगर आपने माल लिया हुआ है, पोर्टफोलियो आता है, तो पैसे हैं तो यहाँ पर आप और बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने बोला इंडेक्स रिकवर होगा, जिस तरह से अगर इंडेक्स हमारा स्पीड से रिकवर होता है तो क्या लोगों को एग्जिट करने का मौका मिलेगा, उनकी कंपनीज भी रिकवर हो जाएंगी उतनी ही स्पीड से जिस स्पीड से इंडेक्स रिकवर होगा? देखिए, ये तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनीज भी इतनी ही स्पीड से रिकवर हो, लेकिन कंपनीज के अंदर अच्छी खासी, आप सिंपल मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि मार्केट 1 लाख इंडेक्स पे है सपोज, वहां से 50,000 हो गई, मतलब 50% का डाउनफॉल आया, 50% मार्केट गिर गई। और 50% गिरने में आपको पता है 5 दिन लगते हैं, अगर 10% ईच डे गिरती है मार्केट, ठीक है। उसके बाद 50,000 पे इंडेक्स आ गया। अब 50,000 से अगर लाख पे जाना है वापस से, तो कितने दिन लगने हैं आप खुद बताएं। 5,000 ईच डे इंक्रीज होगी तो 10 दिन वैसे ही लग जाना है। वैसे ही स्लो ही रिकवरी होती है, लेकिन इतनी फास्ट बेस रिकवरी होती है, फिर लोग फोमो में आके बाय करेंगे, और वो इनिशियल बेसिस पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव न्यूज के साथ साथ रिकवरी होती है। अगर हम देखते हैं कल मार्केट पॉजिटिव हुई, कल जब मार्केट क्लोज हो रही होगी तो बहुत सारे लोगों ने कल पोस्ट क्लोजिंग के अंदर बाइंग पर शेयर लगाए थे, और कल शाम तक यही सोच रहे होंगे कि सुबह ही उठ के बाय करूंगा, सुबह ये बाय करूंगा, इतना मेरे पास पैसा अवेलेबल है, या इतने मैंने शेयर्स भेजे थे। बहुत सारे लोग पैसा लेके रेडी थे बाइंग करने के लिए सुबह, लेकिन रात को जब न्यूज देखी है लोगों ने कि यार ये सब हो गया, तो लोगों ने उल्टा और सेलिंग की है। तो कभी भी आपके हाथ में मार्केट नहीं आती अगर आप मार्केट पे भरोसा नहीं करते हैं और मार्केट से दूर रहते हैं और मार्केट से डरते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, भरोसा है आपका मार्केट ऊपर, तो फिर आपके हाथ में लाजमी आएगी। और आपके जो शेयर्स हैं, जिनका भरोसा होता है, वो अच्छे शेयर लेके ही रखते हैं, तो आपके जो शेयर्स हैं वो भी इजीली और जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आपके पास कचरा शेयर है, मार्केट रिकवर हो चुकी है, स्टेबल हो चुकी है, तो जो बेकार शेयर है, जिनकी अर्निंग्स इतनी नहीं है, जो अप टू द मार्क अर्निंग्स नहीं आई, तो उनसे आप एग्जिट करके अच्छी कंपनीज में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट स्टेबल हो जाए, मार्केट ऊपर आ जाए थोड़ी, तब। अगर अभी आप सेल करेंगे और कचरा, क्योंकि आपको पता है कचरा शेयर बहुत जल्दी रिकवरी देता है मार्केट के अंदर, जो 1-2 रुपए वाला, 5 रुपए वाला शेयर है, एनर्जी जैसा शेयर है, बहुत नीचे आ गया, तो वो रिकवरी भी इसी तरह से जल्दी ही देगा। बड़े शेयर के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कचरा शेयर जो है वो जल्दी रिकवरी देगा। तो इसलिए अभी राइट नाउ आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी सेल करना चाहिए। मार्केट स्टेबल हो जाए, फिर जो आपका बेकार शेयर आपके पोर्टफोलियो में, वो आप सेल करके अच्छे शेयर में मूव कर सकते हैं अपना पैसा। बिल्कुल ठीक है। आई होप जो लोग हमारे इस एपिसोड से जुड़े, उनको कुछ गाइडेंस हमने देने की कोशिश की, उन्हें कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जो लोग नए हैं वो बिल्कुल कंपनीज वाइज जो है इंडेक्स को छोड़ के वो कंपनीज को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसा मुइज ने और साद ने बताया कि इंडेक्स अब एक स्टेबल होगा, पर डेफिनेटली इंडेक्स एक ट्रेंड तो बताएगा, बट आप कंपनीज के अर्निंग्स को देखकर, उनकी शेयर प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी अब इन्वेस्टेड हैं और फंस चुके हैं, आई नो कि बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, उनको भी चला एग्जिट का मौका मिलेगा। मार्केट रिकवर हो रही है, मार्केट यहाँ से बेहतर होगी। और जैसे इन्होंने बताने की कोशिश की कि यहाँ से लगता नहीं है कि मार्केट कहीं नीचे की साइड पे जा सकती है, मार्केट अपने पैर टिका रही है। बट अगर लेट्स से मार्केट कोई भी इस तरह की सिचुएशन होगी, तो आपने पैनिक नहीं करना, आपने होल्ड करना है, एंड इंशाल्लाह आप लोग के रेट्स भी पूरे रिकवर होंगे, आप लोग की कंपनीज इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी देंगी। इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अगला हफ्ता आप लोग का इंशाल्लाह मार्केट में अच्छा गुजरेगा। मार्केट में योर स्टॉक्स ऑलवेज बीन ग्रीन। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।